कौन कौन है यूकेरियोट्स के अंदर? प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, है ना। अपने जो 5 किंगडम्स है किसने दिए थे? आर.एच. व्हिटेकर ने, है ना। क्लोरोप्लास्ट भी क्या हो गया? एक तरह का प्लास्टिड ही हो गया। हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। पहले जो लाइट माइक्रोस्कोप था उससे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है, दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ सेल, है ना। आज हम क्या करने वाले हैं? यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने सेल का जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था एंड हमने प्रोकैरियोटिक सेल कर लिया था, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं यूकेरियोटिक सेल के बारे में, ओके। यूकेरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन आते हैं, है ना, यानी कि यूकेरियोट्स। कौन कौन है यूकेरियोट्स के अंदर? प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, है ना। अपने जो 5 किंगडम्स है किसने दिए थे? आर.एच. व्हिटेकर ने, है ना। उसमें कौन कौन से किंगडम है? मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, ठीक है। इनमें से सिर्फ मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जिसके पास में कौन है? प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। बाकी जो चारों किंगडम है उनके अंदर कौन आएंगे? यूकेरियोट्स आएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर यूकेरियोट सेल की हम बात करें तो क्या क्या है यूकेरियोट सेल के अंदर? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे हमारे घर के अंदर सब चीज अलग अलग है ना। खाना बनाने के लिए किचन है ना, बाथरूम है, लिविंग रूम है, ठीक है, हॉल है। तो वैसे ही जो हमारा सेल है ना, उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या है? अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं हर एक काम को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो यूकेरियोटिक सेल है उसके पास में क्या होंगी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगी, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, ठीक है। इन सब के पास में क्या होगी? मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी, है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब सेल का जो न्यूक्लियस होगा उसके पास में क्या होगा? अपना न्यूक्लियर एनवेलप होगा, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो यूकेरियोटिक सेल है उसके पास में लोकोमोशन के लिए सीलिया और फ्लैजेला भी हो सकते हैं, ठीक है। और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो अपन आगे इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी? साइटो मीन सेल, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो सेल का स्केलेटन बना रही है उन्हें हम क्या बोल देंगे? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, है ना। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे? मोर देन 1 होंगे, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो किस फॉर्म में अरेंज्ड है? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, ठीक है। भाई जो डीएनए है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में पैक हुआ है? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पैक हो रखा है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो ये बात कर ली कि हमने यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्लाइड, ओके। तो अब आगे हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की, ठीक है। जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, यूकेरियोटिक सेल ही है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इनके कंपैरिजन की, ठीक है। तो देखो, प्लांट सेल के अंदर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स की, ठीक है। तो प्लांट सेल के पास में प्लास्टिड्स होते हैं और एनिमल सेल के पास में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं वैक्यूल्स पर, ठीक है। प्लांट सेल के पास में जो वैक्यूल है वो कैसे होते हैं? बिग होते हैं और प्लांट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पर एनिमल सेल के पास जो वैक्यूल होते हैं वो कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, ठीक है। अब प्लांट सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट भी क्या हो गया? एक तरह का प्लास्टिड ही हो गया। हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे
प्लांट सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। अब जो प्लांट सेल है इसके पास में सेंट्रियोल्स, है ना, सेंट्रियोल्स नहीं होती है, और जो एनिमल सेल है इसके पास में सेंट्रियोल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ बेसिक डिफरेंस प्लांट सेल्स और एनिमल सेल के बीच में, ठीक है। प्लांट सेल के पास में सेल वॉल होगी, एनिमल के पास में नहीं होगी, है ना। इधर प्लास्टिड्स होंगे, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, प्लांट सेल के पास में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल के पास में नहीं होंगे, ठीक है। वैक्यूल्स कैसे होंगे, देखो हमें प्लांट सेल में दिख रहा है कि ये जो वैक्यूल है ना, ये जो वैक्यूल है कितना बड़ा है और सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी कि कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। जो एनिमल सेल है उसके अंदर वैक्यूल्स क्या होंगे, स्मॉल होंगे, है ना, और पेरिफेरी में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के पास में होगा, एनिमल सेल के पास में नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो है प्लांट सेल के पास में नहीं होंगे, पर एनिमल सेल के पास में सेंट्रियोल्स होंगे, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक तो पहले जो सेल है ना, अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या हो जाएगी, सेल वॉल, ठीक है, क्या हो जाएगी, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो the studies show that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins, ठीक है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है हम लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि किससे बनी है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी है, ठीक है। एक तो पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी है वो किसकी डिस्कवरी से पॉसिबल हो पाई है, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। पहले जो लाइट माइक्रोस्कोप था उससे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्टडी करना पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। फिर हम बात करें कि हमने कौन से सेल की सेल मेम्ब्रेन देखी, है ना। तो हमने कौन से सेल की सेल मेम्ब्रेन देखी, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन को देखा हम, ठीक है। फिर जो हमने स्टडी की, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो स्टडी हुई उससे ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। अब देखो लिपिड्स भी है ना वो स्पेशल टाइप के हैं, कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कौन से लिपिड्स प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन दी बाइलेयर, ठीक है। जो लिपिड्स है ना वो बाई लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ना उसके पास में दो पार्ट्स है, एक तो ये हेड है, ठीक है, एक तो ये हेड है और इसके पास में ये टेल है, ठीक है। और हमने अभी बोला है कि लिपिड की क्या है, बाई लेयर है ना। यानी कि देखो इस तरह से होगा, हेड और अंदर की तरफ टेल, ये हेड और ये टेल, हेड और टेल, ठीक है। The lipids are arranged within the membrane with the polar head, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है हेड, ठीक है। और जो हेड है ना वो कैसा है, पोलर, यानी कि ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। कैसा है, हाइड्रोफिलिक है और पोलर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें टेल की, ठीक है, तो ये क्या है, टेल है, ठीक है। और जो टेल है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। जो टेल है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो
मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, जो फॉस्फोलिपिड है उसके पास में दो पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया हेड और ये क्या हो गई टेल, ठीक है। तो जो हेड है वो तो हाइड्रोफिलिक है यानी कि पोलर है, ठीक है, टवर्ड्स द आउटर साइड, एंड द जो हेड है वो कहाँ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि जो नॉन पोलर टेल्स है, नॉन पोलर टेल्स कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है, इनर पार्ट यानी कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। This ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment, ठीक है। अब देखो सेल के बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट है ना, और मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा सेल का, भाई ये मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन के इस तरफ तो क्या प्रेजेंट है, सेल के बाहर का एनवायरमेंट, और मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो है, यानी कि जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, एक्वस एनवायरमेंट है, ठीक है। तो देखो जो नॉन पोलर टेल है ना, ये तो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, यानी कि इसको क्या करना है, एक्वस एनवायरमेंट से बचाना है, ठीक है। तो दोनों ही लेयर में जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, हेड बाहर की तरफ और टेल्स अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा ध्यान ये रखना है कि जो टेल है वो किससे बनी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनी है, फॉस्फोलिपिड की टेल बनी हुई, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल एंड दी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब देखो जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, उसमें एक तो क्या हमने बात कर ली, लिपिड्स की बात कर ली, फिर इस तरह से क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है बीच बीच में मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से फॉस्फोलिपिड आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गए फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब देखो लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा, ठीक है, जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें और क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है, एक तो ऑलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। मतलब जो ऑलिगोसैकेराइड्स है ना, जो ऑलिगोसैकेराइड्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही तो है, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब देखो जो प्रोटीन है ना, जो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो क्या है, दो टाइप के हैं, ठीक है। किस बेसिस पे हमने प्रोटीन को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स है ना वो दो तरह के हैं, एक है इंटीग्रल और एक है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो देखो ये जो पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है ना, पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन है, ये है इंटीग्रल, कौन सा है, इंटीग्रल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है ना जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, पेरिफेरल, कौन सा प्रोटीन है ये, पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में भी हम आराम से देख सकते हैं कि जो लिपिड है ना, ऊपर भी लिपिड की लेयर प्रेजेंट है और नीचे भी लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या हो गए, लिपिड के हेड्स हो गए, और ये जो है लिपिड्स की टेल हो गई, ठीक है। बीच में ये जो ब्लू कलर के हमें दिख रहे हैं डायग्राम में, ये क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है। अब जो पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं वो हो गए इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, और जो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ प्रेजेंट है वो कौन से हो गए, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, और क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो जो है हमने ऐसा सुना है कि वो क्या होता है, हार्मफुल होता है बहुत, ठीक है। बट अगर कोलेस्ट्रॉल एक ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या है, यूजफुल है और ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसका क्या काम है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देना, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डीस्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है।
तो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देना किसका काम है? कोलेस्ट्रॉल का काम, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने, प्रोटीन्स की भी बात कर ली, ठीक है। इंटीग्रल और पेरिफेरल दो तरह के प्रोटीन्स, ठीक है। अब आ जाते हैं इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स यानी क्या हो गया? आरबीसी हो गया, ठीक है। तो अगर ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो उसके अंदर 52% तो प्रोटीन है और 40% क्या है? लिपिड है, ठीक है। अब देखो ये जो लिपिड है ना और प्रोटीन्स है, ये ऐसे लगते हैं जैसे आइसबर्ग्स इन द ओशन, ठीक है। जो लिपिड है वो क्या हो गया? ओशन हो गया, ठीक है। और जो प्रोटीन्स है वो क्या हो गए? आइसबर्ग, यानी कि पानी के अंदर आइसबर्ग्स क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। तो वैसे ही लिपिड के अंदर क्या है? प्रोटीन है जगह जगह पे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, तो ये बात करी हमने सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो कैसी है? लिविंग है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है? यूनिवर्सल है ना। यूनिवर्सल का मतलब जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके पास में क्या प्रेजेंट होगी? सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। इवन जो प्रोकैरियोट्स है उसके पास में भी क्या थी? सेल मेम्ब्रेन थी। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? यूनिवर्सल है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? डायनामिक है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मोज़ेक नेचर की, ठीक है। यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? प्लेन नहीं है, मोज़ेक नेचर की, क्योंकि लिपिड्स के अंदर कहीं कहीं पे पैचेस की फॉर्म में मोज़ेक यानी कि क्या हो गया? पैची, ठीक है। जो लिपिड्स है उनके बीच में कहीं कहीं पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? सेलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। कैसी है? सेलेक्टिव परमिएबल। क्या मतलब है सेलेक्टिव परमिएबल का? यानी कि सेल से बाहर अगर किसी सब्सटेंस को जाना है और सेल से अंदर किसी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को आना है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ऐसे नहीं है कि कोई भी सेल के अंदर आ जाएगा और कोई भी सेल से बाहर चला जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर आने देगी और सेलेक्टिव चीजों को ही सेल से बाहर जाने देगी, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो कैसी है? सेलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। ओके, अब देखो जो सिंगर एंड निकोल्सन है ना। देखो ये वाला जो अपन ने डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसने दिया था? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था 1972 में, ठीक है। सिंगर एंड निकोल्सन ने 1972 में क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। जो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। अब देखो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो है सेमी फ्लूइड या फिर क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, ठीक है। सेमी फ्लूइड या फिर क्वासी फ्लूइड नेचर की, है ना। क्या मतलब हो गया इसका? मतलब पार्शियली सॉलिड है और पार्शियली फ्लूइड है ना। यानी कि जेल लाइक जो सब्सटेंस होता है ना, तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वैसी है, ठीक है। इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोल्सन ने 1972 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, ठीक है। अब जो फ्लूइड नेचर है वो किसकी वजह से है? लिपिड्स की वजह से है, ठीक है। एनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ठीक है। अब इसकी वजह से जो प्रोटीन्स है, हमें पता है कि इंटीग्रल प्रोटीन भी है और पेरिफेरल प्रोटीन्स भी है, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स है ना वो क्या कर सकते हैं? लेटरल मूवमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट, ठीक है। क्या कर सकते हैं? लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं और रोटेशन शो कर सकते हैं अपनी ही एक्सिस पे, ठीक है। जो प्रोटीन्स है वो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो नहीं कर सकते, है ना। क्या कर सकते हैं? रोटेशन तो कर सकते हैं बट फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो लिपिड्स है ना, जो लिपिड्स है वो रेयरली क्या शो कर सकते हैं? फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो कर सकते हैं। यानी कि जो ये आउटर वाली मेम्ब्रेन का लिपिड मॉलिक्यूल है और जो इनर मेम्ब्रेन का लिपिड मॉलिक्यूल है, क्या हो गया? इन्होंने फ्लिप कर लिया, यानी कि ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, ठीक है। क्या हो गया? जो ये वाला है इधर आ गया और ये वाला
इधर चला गया, बट ऐसी कंडीशन बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है, क्योंकि है ना बीच का जो हमारा हेड है वो तो कैसा है, पोलर, ठीक है, और जो बीच का एनवायरमेंट है यानी कि जो टेल है वो कैसी है, नॉन पोलर, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी लिपिड्स के अंदर बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ के लिए क्या है, ये फ्लूइड नेचर इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें पता है जो सेल वॉल है वो क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, क्वासी फ्लूइड नेचर की, यानी कि जेल लाइक है। तो अगर सेल एक्सटेंड होता है यानी कि सेल ग्रोथ करता है तो उसमें क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेल्युलर जंक्शन, है ना, यानी कि दो सेल्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है, इंटरसेल्युलर जंक्शन यानी कि दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, तो वो कनेक्शंस कौन बनाएंगे, इंटरसेल्युलर जंक्शन। अपन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि इंटरसेल्युलर जंक्शंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट किस में हेल्प करेंगे, सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे। क्या है एंडोसाइटोसिस, अगर कोई भी चीज सेल अपने अंदर ले रहा है तो वो क्या है, एंडोसाइटोसिस है, ठीक है। अब देखो एंडोसाइटोसिस हो सकता है दो टाइप का, एक हो सकता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है, और एक हो सकता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। क्या है फेगोसाइटोसिस, अगर सेल कोई सॉलिड पार्टिकल को अंदर ले रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। और अगर सेल वाटर को अंदर ले रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस को हम क्या बोलेंगे, सेल ईटिंग, ठीक है, और पिनोसाइटोसिस को हम क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेगा और किस में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे जब सेल डिवाइड होना है तो इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या बन जाएगा, इस तरह से फुरो बन जाएगा, ठीक है। फिर ये फुरो क्या होता जाएगा, ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा और पूरी तरह से जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, है ना। सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे अपन, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस में हेल्प कर रही है, सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की भी, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात करी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेलेक्टिव परमिएबल, यानी सेलेक्टिव चीजों को अंदर आने देगी और सेलेक्टिव चीजों को ही बाहर जाने देगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये एक्चुअल में होगा कैसे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एक तो हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जैसे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, है ना, जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट से किसका हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स का, may move across the membrane by a process of simple diffusion along the concentration gradient, ठीक है। किससे होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन से। क्या होता है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना। अगर कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो वो क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है। और देखो यहाँ मूवमेंट जो है वो कैसा हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई से लो की तरफ ही हो रहा है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो रहा है, हाई से लो की तरफ ही हो रहा है। अगर मैं बोल दूं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट आ गया ना तो कैसा हो जाएगा, ये लो कंसंट्रेशन से हाई हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, अलोंग, तो कैसा होगा, हाई टू लो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब देखो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसपोर्ट तो किससे हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। पर जो पोलर मॉलिक्यूल है ना, जो पोलर मॉलिक्यूल है और हमें पता है जो हमारी लिपिड की टेल है ये कैसी है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा,
क्योंकि यहाँ पे तो नॉन पोलर एनवायरमेंट है, तो ये तो पोलर मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देगी, ठीक है। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो जो मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये कब काम आएंगे, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब देखो अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, ठीक है। और अगर हम अलोंग की बात कर रहे हैं तो अलोंग के अंदर क्या आ जाएगा, हाई टू लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन energy dependent process in which ATP is utilized and it is called active transport, ठीक है। ऐसा ट्रांसपोर्ट जो एक तो हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, और उसे करने के लिए क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या आ गया, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। यानी कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसके अंदर क्या होगा, 3 सोडियम, ठीक है, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम सेल के अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे याद रहेगा, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, ठीक है। तो देखो ये क्या है, Na+, है ना, Na पॉजिटिव यानी कि 3 है, तो OUT आउट में भी क्या है, 3, ठीक है। तो 3 सोडियम बाहर, ठीक है। अब देखो K पॉजिटिव और इन यानी कि 2 पोटेशियम अंदर, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ATP की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ATP क्या है, सेल की एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, ATP बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको करने के लिए एनर्जी लग रही है, ठीक है। बात हो गई सोडियम पोटेशियम पंप की, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, और इसको करने के लिए एक ATP लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो जो पहले वाला हमारा पॉइंट था, इसके अंदर क्या दे रखा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट तो क्या हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही हो रहा है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, है ना। कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर टेल्स वाले एनवायरमेंट से पास नहीं हो सकता, तो मुझे क्या चाहिए, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। अब क्योंकि जो प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा है, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो क्या करेगा प्रोटीन, ये देखो मॉलिक्यूल को अपने अंदर बिठा लिया और उसको इंट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात हमने कर ली है, मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है तो वो डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है, अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के अंदर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेंशन नहीं है, ठीक है, बट ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेंशन है। तो वाटर का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो हो जाएगा ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो जो ऑस्मोसिस है वो 2 टाइप्स का है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। एंडो मीन्स क्या होएगा, इनसाइड, जो वाटर का मूवमेंट है अगर सेल के अंदर हो रहा है ना, तो जो सेल है वो कैसी हो जाएगी, स्वेल, है ना, और स्वेल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टर्गिड, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल से बाहर, ठीक है, तो हमारी सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लेसिड सेल, ठीक है। तो ये हो गया एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस, ठीक है।
Okay, the plasma membrane mainly consists of phospholipids embedded in a protein bilayer, proteins embedded in a phospholipid bilayer. ठीक है, बिल्कुल, जो फॉस्फोलिपिड है उसकी क्या है, बाइलेयर है. बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी. ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और उसके बीच में प्रोटीन्स. Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of the cell membrane, which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other, described as the flip-flop movement. ठीक है, both lipids and proteins can flip-flop, while lipids can rarely flip-flop, proteins cannot. Proteins can flip-flop, lipids cannot, and neither lipids nor proteins can flip-flop. अपन ने बात करी कि जो लिपिड्स है वो रेयरली फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, बट प्रोटीन शो नहीं करते. प्रोटीन लिटरल मोमेंट या अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन शो करते हैं. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अच्छा ऑप्शंस विजिबल नहीं है. ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड्स हो गया. ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स हो गया. फिर सी ऑप्शन क्या है, प्रोलीन है. ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल है. ठीक है, तो कौन सी चीज है जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है, कौन सी है, प्रोलीन प्रेजेंट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स भी है और ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने. कब दिया था, 1972 के अंदर दिया था. ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के बाद में नेक्स्ट आ जाता है सेल वॉल. ठीक है, हाँ, तो जो सेल वॉल है वो कैसी है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी, लिविंग एंड फ्लेक्सिबल थी. सेल वॉल कैसी है, नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर है. कॉल द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स. ठीक है, जो सेल वॉल है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, फंजाई और प्लांट्स के अंदर. ठीक है, एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है, अगर हम बात करें एल्गी की. ठीक है, तो एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड CaCO3. ठीक है, नेक्स्ट जो प्लांट्स है उनकी सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन. सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स, इनसे किसकी सेल वॉल बनी है, प्लांट्स की. ठीक है, cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell mature. ठीक है, अब देखो जब प्लांट यंग होता है ना, उस टाइम पे क्या बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल बनेगी. ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है. ठीक है, जब प्लांट मैच्योर होता है ना, तो क्या होगा, द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, यानी कि मेम्ब्रेन की तरफ. ठीक है, जब सेल मैच्योर हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी. ये क्या है, सेकेंडरी वॉल है. ठीक है, और इस सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि जो सेकेंडरी वॉल बन रही है वो क्या बन रही है, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ बन रही है. ठीक है, किस तरफ बन रही है, टॉवर्ड्स दी मेम्ब्रेन. ठीक है, द मिडल लैमेला ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. ठीक है, अब देखो ठीक है, ये एक सेल हो गया, इस सेल के पास में एक और सेल प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो देखो जो मिडिल लैमेला है ना, क्या काम है उसका, जो मिडिल लैमेला है ये क्या करेगी, ये दो सेल्स को आपस में इस तरह से जोड़ के रखेगी. यानी कि जो मिडिल लैमेला है ना वो क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल है, सीमेंट की तरह काम करता है और क्या करेगा, दो सेल को आपस में जोड़ के रखेगा. ठीक है, मिडिल लैमेला ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, पास पास की सेल्स को आपस में जोड़ के रखेगा मिडिल लैमेला. ठीक है, तो ये क्या हो गई, मिडिल लैमेला. जो मिडिल लैमेला है किससे बनी होती है,
कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती। किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, ठीक है। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। अब देखो जो प्लाज्मोडेस्मेटा और मिडल लैमेला है ना, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक सेकेंड, ये हमारी दोनों सेल है इस तरह, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? ये दूसरे वाले सेल की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है, दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो ठीक है, ये इस वाले सेल की वॉल हो गई। दोनों सेल्स के बीच का जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। वो सब्सटेंस जो दो सेल को आपस में जोड़ के रख रहा है वो क्या हो गया? मिडल लैमेला। किससे बनी है मिडल लैमेला? कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गई? देखो बाहर वाली लेयर क्या हो गई? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल यंग स्टेज में मैच्योर होएगा तो सेकेंडरी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये हो गई बात सेल वॉल की, ठीक है। सेल वॉल के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। गिव्स द सेल अ डेफिनाइट शेप एंड द स्ट्रक्चर। अब क्योंकि जो सेल वॉल है वो कैसी है? रिजिड है ना, तो ये क्या देगी? सेल को एक डेफिनाइट शेप देगी। प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेपरेट इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, है ना, क्योंकि किसी बाउंड्री की तरह काम कर रही है सेल की बाउंड्री, ठीक है। तो जो सेल का एनवायरनमेंट है बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करेगी? सेपरेट करके रखेगी। इट एनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल इनसाइड टू द एक्सटीरियर, ठीक है। सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगी। द फिजियोलॉजिकल एंड द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल वॉल हेल्प इन सेल सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी हमने बात करी है सेल सेल इंटरैक्शन। अच्छा, ये जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपन ने बात करी थी इंटरसेल्युलर जंक्शंस, है ना, तो दो सेल्स के बीच के जो जंक्शंस है उसकी हमने बात कर ली, जैसे कि प्लाज्मोडेस्मेटा। और भी जंक्शंस होते हैं बट हमने यहाँ किसकी बात करी है? प्लाज्मोडेस्मेटा की बात करी है, ठीक है। तो सेल सेल कम्युनिकेशन में भी क्या करेंगे? हेल्प करेगी। इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम रप्चरिंग ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब देखो जो सेल है ना, सेल के अंदर क्या हो रहा है? जो पानी है ना, जो पानी है वो आता जा रहा है, ठीक है। तो जो सेल है वो कैसी हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, है ना। जो सेल है वो कैसी हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो सेल है उसके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, ये बाहर भी प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो देखो क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है ना वो क्या करेगी? इधर सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगी, कि जो सेल है वो क्या होती जा रही है? स्वेल होती जा रही है, तो बाहर सेल वॉल पे प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करेगी? वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएगी अंदर की तरफ, ठीक है, जिससे क्या होगा? जो सेल है वो क्या हो जाएगी? रप्चर होने से बच जाएगी, ठीक है। एड्स इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। गैसेस के डिफ्यूजन में भी क्या करेगी? जो सेल वॉल है वो क्या करेगी? हेल्प करेगी, ठीक है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट सब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने सेल वॉल के फंक्शंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, तो ये हो गया सेल वॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर, ठीक है। क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? सेल के अंदर, है ना, क्या है? मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। अब देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ना 4 ऑर्गेनेल्स इंक्लूड है। कौन कौन से हैं? एक तो ईयर है, गोल्जी है, लाइसोसोम्स है और
वैक्यूल है ना, इसे क्या बोलते हैं, GERLV, है ना, गर्ल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कौन कौन है, गोल्जी है, ER है, लाइसोसोम्स है और वैक्यूल्स है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं अपन ER, ठीक है। The presence of a networks of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm is called the ER, ठीक है। अब देखो, अगर ये सेल है ना, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां से इस तरह से क्या निकलेगी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकलेगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ER बोलेंगे, ठीक है। ER the intracellular space AR divide the intracellular space into two distinct compartment, that is luminal and the extraluminal, ठीक है। अब देखो luminal कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ER के ये जो अंदर वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, luminal हो जाएगा, ठीक है। और ER के बाहर जो साइटोप्लाज्म वाला है ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राल्यूमिनल हो जाएगा, ठीक है। ER के अंदर वाला ल्यूमिनल और बाहर वाला क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राल्यूमिनल, यानी कि साइटोप्लाज्म वाला, ठीक है। अब देखो जो ER है ना वो क्या है, दो टाइप्स का है, एक तो क्या है, RER है, ठीक है। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो ER है ना उसकी सरफेस कैसी है, रफ है, ठीक है। रफ है, रफ है इसका मतलब क्या है कि उसकी सरफेस पे कुछ तो प्रेजेंट है, ठीक है। उसकी सरफेस पे क्या है, कुछ तो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ER की जो सरफेस है ना वो जब हम मतलब जो है रफ फील होगी, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, रफ ER, ठीक है। तो ER की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो ER है उसकी सरफेस रफ है, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप है ना वो क्या है, SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे कोई भी ER प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, ठीक है। अब जो RER है ना उसकी सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और जो राइबोसोम्स है ना इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं SER पे, ठीक है। इनके पास में राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए ये कैसे हैं, स्मूथ है, ठीक है। जो SER है ना वो क्या है, मेजर साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस। RER तो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, जो SER है वो किसका सिंथेसिस कर रहे हैं, लिपिड्स का सिंथेसिस कर रही है, ठीक है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी SER, ठीक है। जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, जैसे कि कौन से हो गए स्टेरॉयडल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, ठीक है। तो इनके सिंथेसिस में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। SER है वो किस में हेल्प करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको लेस हार्मफुल या फिर नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी कौन हेल्प करेगा, SER, और ये डिटॉक्सिफिकेशन होगा कहाँ पे, लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने RER और SER की, ठीक है। ल्यूमिनल हो गया और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया, RER हो गया और SER हो गया, ठीक है। Which of the following event does not occur in the rough endoplasmic reticulum? ठीक है, protein folding, protein glycosylation, cleavage of single peptide and phospholipid synthesis. अब अपन को पता है RER के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और SER के अंदर लिपिड्स का सिंथेसिस होता है ना। तो यहाँ पे क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड यानी कि वो यहाँ पे नहीं होगा। The rough endoplasmic reticulum in the cells are because of the presence of, ठीक है, rough endoplasmic rough क्यों है, mitochondria associated with the ER, glycogen granules on the surface of ER, cyanophysin granules on the surface of ER और राइबोसोम्स ऑन दी सरफेस ऑफ ER, क्योंकि ER की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, इसलिए वो क्या है, रफ, ठीक है। The organelle that are included in the endomembrane system, कौन कौन इंक्लूडेड है, गोल्जी है, ER है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ER है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ER, गोल्जी, लाइसोसोम्स है और वैक्यूल्स है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते, गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, यानी कि ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन
सी, which of the following statement with respect to the endoplasmic reticulum is incorrect? ठीक है, SER के पास में राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है. इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट. प्रोकैरियोट्स के पास में तो ER नहीं होती, तो RER होने का तो मतलब ही नहीं है. बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते एक बार. SER आर दी साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस, सही है. RER पे राइबोसोम्स है, ठीक है. यानी कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया? ऑप्शन बी, ठीक है. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं गोल्जी पे, ठीक है. किसने डिस्कवरी की थी? कैमिलो गोल्जी ने क्या करी थी? कैमिलो गोल्जी ने क्या करी थी? गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है. कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है. दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. अब देखो होगा क्या, ये सेल है और ये क्या हो गया? सेल का न्यूक्लियस, ठीक है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ER प्रेजेंट है ना, इस तरह से, ठीक है. तो ER प्रेजेंट है, तो देखो क्या होगा, ER के पास ही इस तरह से सिस्टर्न्स की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगी? गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरह से. और ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर स्टैक है ना, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है. स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर. द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, ठीक है. कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो ये गोल्जी के जो भी सारे मॉलिक्यूल्स है, इनका सेंटर देखो एक ही है ना. तो ऐसे मतलब जो सारी सिस्टर्न्स है उनका सेंटर क्या है? एक ही है. तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक. कहाँ पे अरेंज्ड है? न्यूक्लियस के पास में, with distinct convex cis or the forming phase and the concave trans or the maturing phase, ठीक है. अब देखो न्यूक्लियस के पास वाली ये जो फेस है ना, ये क्या है? सिस फेस है, ठीक है. और ये जो दूर है, ये वाली कौन सी है? ट्रांस है, ठीक है. सिस फेस को हम और क्या बोल रहे हैं? कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, ठीक है. और ट्रांस को हम क्या बोल रहे हैं? कॉनकेव बोल रहे हैं. सिस को हम बोल रहे हैं फॉर्मिंग फेज, ठीक है. और ट्रांस को हम क्या बोल रहे हैं? मैच्योरिंग फेज. क्या बोल रहे हैं? मैच्योरिंग फेज, ठीक है. तो सिस फेज कौन सी हो गई? जो न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है या जो ER के पास में प्रेजेंट है, ठीक है. जो ER से दूर है या न्यूक्लियस से दूर है, वो कौन सी हो गई? ट्रांस फेज हो गई, ठीक है. गोल्जी का मेन काम क्या है? सब्सटेंसेस की पैकेजिंग करना, ठीक है. ER के अंदर अभी अपन ने बात करी है कि प्रोटीन्स और लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है. तो वो कहाँ चल जाएंगे? गोल्जी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है. और वहां पे क्या हो जाएगी? इन सब्सटेंसेस की पैकिंग हो जाएगी, ठीक है. Materials to be packed in the form of vesicle from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase, ठीक है. अब देखो जिन भी मटेरियल्स को पैक होना है, तो जो मटेरियल्स की पैकिंग होगी ना, वो किस फॉर्म में होगी? वेसिकल्स की फॉर्म में क्या हो रही है? मटेरियल्स की पैकिंग हो रही है, ठीक है. तो जिन भी मटेरियल्स को पैक होना है, वो किस तरफ से एंट्री करेंगे? सिस फेज की तरफ से एंट्री करेंगे. और किस तरफ मूव करेंगे? ट्रांस फेज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है. Golgi apparatus is the important site for the formation of glycoproteins and glycolipids. ग्लाइको मतलब गोल्जी apparatus के अंदर क्या बन जाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड, है ना, जो प्रोटीन बने थे, ठीक है. अगर मैं उसके साथ में क्या जोड़ दूं? ग्लूकोज जोड़ दूं, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक मिनट. और अगर मैं लिपिड्स के साथ में ग्लूकोज जोड़ दूं, है ना, लिपिड्स के साथ में अगर मैं ग्लूकोज जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, ठीक है. अब जो ये वाला प्रोसेस है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन. ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है. और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन
ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने गोल्जी अपैरेटस की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, तो ये बात कर ली हमने गोल्जी अपैरेटस की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सिक्रीटरी सेल। अच्छा, गोल्जी के फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो जो गोल्जी है उसका क्या काम है, मॉडिफिकेशन करना, है ना। जो प्रोटीन आया था उससे ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, लिपिड आया था ग्लाइकोलिपिड बना दिया, क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। दूसरा क्या काम है इसका, पैकेजिंग करना, सब्सटेंसेस की क्या करना, पैकेजिंग करना, किस फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, तीसरा क्या काम हो गया, सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन करना, या फिर जो वेसिकल्स है उनकी क्या करना, डिलीवरी करना। कहाँ डिलीवरी करना, जहाँ पे ज़रूरत है, चाहे सेल के अंदर हो और चाहे सेल के बाहर हो। ठीक है, तो सब्सटेंसेस की सिक्रीशन करना। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है ना, जो स्पर्म होता है उसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से ऐसे हेड सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये किससे बना है, एक्रोसोम। किससे बना है, गोल्जी से बना है, इसे अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, ये क्या है, स्पर्म है। ठीक है, तो स्पर्म के ऊपर एक गोल्जी का जो स्ट्रक्चर गोल्जी होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोल। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्जी के फंक्शंस की। ठीक है, Which of the following cell organelle is present in the highest number in the secretory cells? Secretory cells के अंदर सबसे ज्यादा नंबर में कौन प्रेजेंट होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, किस में पार्टिसिपेट करेगा, फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन में, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स एंड एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, किस में हेल्प करेगा, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, कौन है अपना गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ईआर और गोल्जी की। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आज हमने जो भी टॉपिक कवर करे, कौन कौन से सेल में, पहले यूकैरियोटिक सेल की बात करी, देन प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन किया हमने, फिर हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ईआर और गोल्जी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन थैंक यू एंड कीप लर्निंग।